4 चैप्टर्स, इतनी सारी केमिकल इक्वेशंस कैसे याद रखें, है ना ये वाला कंफ्यूजन? तो बिल्कुल मत डरो, क्योंकि आज का सेशन तुम्हारे डर को खत्म करने के लिए ही है। देखो, मैं समझती हूँ साइंस का एग्जाम आने वाला है और केमिस्ट्री की इक्वेशन से डर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं वो सभी इक्वेशंस लेकर आई हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इन इक्वेशंस को एग्जाम में छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि पक्का इन इक्वेशंस में से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी इक्वेशंस यहाँ पर रख ली है, क्योंकि सारी इक्वेशंस तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वो इक्वेशंस हैं जो कि एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। तो तुम्हें इन इक्वेशंस को तो अच्छे से रिवाइज करके जाना ही जाना है। तो तैयार हो? चलो शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। देखो, इस चैप्टर में भी काफी सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी तुम्हें याद है व्हाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन, वही तो है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ब्लैंक मैंने पता है क्यों छोड़ा है, ताकि तुम इस रिएक्शन में बता पाओ कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होने वाले हैं। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, जब तुम इसमें पानी मिला दोगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्लेक्ड लाइम का, और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी तो है, तो तुम्हें यहाँ पर हीट भी तो लिखना होगा। डन, इक्वेशन कंप्लीट, राइट। अब अगली इक्वेशन पे चलते हैं। देखो, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्चुअल में एनसीईआरटी में तुमने पढ़ा होगा कि इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन को होने के लिए इतने प्रेशर की जरूरत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता कि जब ये दोनों रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर फॉर्मेशन तो एक ही प्रोडक्ट का हो रहा है ना, दैट इज CH3OH। और इसे कहेंगे क्या? पढ़ा है तुमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, दैट्स योर मिथेनॉल। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। चलिए अब चलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की तरफ। अब डीकॉम्पोजिशन में सबसे पहले हम देख रहे हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा? देखो, दिमाग लगाओ, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलेगी, और साथ में बचेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तुम्हें पता है इसका यूज कहाँ किया जाता है? याद करो, कहीं तो हमें इस CO2 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब सोचो कहाँ हमें CO2 की जरूरत होती है, और इस CO2 के लिए हमें लाइमस्टोन को हीट करना होता है कंटिन्यूस, सो दैट ये CO2 कंटिन्यूस तरीके से मिलती रहे। अब जरा सोचो इसके बारे में और आंसर तुम मुझे बताओगे। चलिए तब तक अगली इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। अब ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेड नाइट्रेट, इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो याद करो, नाइट्रेट है मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनेगी ही बनेगी, जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन, और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब प्रोडक्ट डीकंपोज हो गया तो एक मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, जिसका कलर होता है येलो। यहाँ पर येलो कलर का लेड ऑक्साइड भी बनेगा। अच्छा, मैं प्रोडक्ट तो लिखती जा रही हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर प्रोडक्ट बैलेंस्ड नहीं है। देखो, मैं रिएक्शन बता रही हूँ, बैलेंस करना तुम्हारा टास्क है, एंड दिस इज योर होमवर्क कि तुम्हें सभी इक्वेशंस को बैलेंस भी करना है। ऑलराइट, चलिए अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो कि फिर से थर्मल डीकॉम्पोजिशन की ही है और बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हीट किया जाए तो क्या होगा? ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स मतलब आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब तुम हीट करोगे तो हीट करने पर पंजेंट स्मेलिंग गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन देखो, स्टेप बाय स्टेप भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं और सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एनहाइड्रस आयरन सल्फेट बना देती हूँ, मतलब व्हाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बाहर यहाँ पे निकल चुका है। अब ये जो FeSO4 है, आप तो हीट देना खत्म कर ही नहीं रहे हो ना, आप तो अभी भी उसे हीट कर रहे हो। तो फर्दर जब आप इस FeSO4 को हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? Fe3O4 या Fe2O3? तो यही तो याद रखने वाली बात है ना, यहाँ पर बनेगा Fe2O3। साथ में कौन सी गैसेस यहाँ पर इवॉल्व होंगी? SO2 और SO3। आसान है, कर पा रहे? चलिए अगली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पर वाटर पता है क्यों पिक किया है? क्योंकि वाटर अक्सर पूछा जाता है।
वाटर का, एसिडिफाइड वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। देखो इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करती हूँ, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2:1 के रेशो में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इवॉल्व हो रही है, तो याद रखना कैथोड पर तुम्हें मिलेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पर तुम्हें मिलेगी ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर मेटलर्जी वाला पार्ट देख ले, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस अगर तुम करा देते तो तुम्हें सोडियम मेटल कहाँ मिलता, कैथोड पर। ऐसे हम इक्वेशंस को ध्यान रखें। फोटोलिटिक कहाँ पर यूज होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो AgCl हो या AgBr हो, ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको मिलेगा सिल्वर, और क्योंकि AgCl है तो क्लोरीन गैस। बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पर हमें सिंपली 2 लगाना होगा। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में कंपाउंड्स के कलर भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्लू, लेकिन क्योंकि जिंक यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक इसे डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और इसका सोल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस। और साथ ही अगर सिल्वर नाइट्रेट को देखा जाए तो ये भी कैसा होता है, कलरलेस। लेकिन अगर यहाँ पर कॉपर यूज कर लिया जाए तो क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मेशन किसका होगा, कॉपर नाइट्रेट का। अब जरा बताओ कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होता है, डार्क ब्लू, तो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन कैसा होगा, डार्क ब्लू इन द कलर। अब बात करते हैं लेड की। क्या लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ है, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा लेड क्लोराइड का PbCl2, और यहाँ पर कौन अकेला रह जाएगा, कॉपर। तो ये रिएक्शंस जो हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, आसान है। अब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेसिपिटेट का बनना। तो ध्यान से देखो, BaSO4 बनेगा ना यहाँ, तो BaSO4 जो है, क्या ये BaSO4 एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, सोचो। हाँ, व्हाइट कलर का यहाँ पर बनेगा एक प्रेसिपिटेट, और साथ में जो एक और प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, NaCl। तो आपको यहाँ पर BaSO4 का कलर याद रखना है, दैट इज व्हाइट। अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की। तो याद रखो लेड है, लेड आयोडाइड बनेगा यहाँ, और लेड आयोडाइड का जो कलर होगा वो फिर से कैसा होगा, येलो। बेरियम सल्फेट व्हाइट, लेड आयोडाइड येलो, और एक और जो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होगा एक्वस फॉर्म में, दैट इज योर पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो ये जो डाउनवर्ड एरो है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। नाउ नेक्स्ट वी हैव एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो देखो मैंने यहाँ पर बहुत बेसिक सी रिएक्शंस नहीं लिए, यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ले रहे हैं। एक्सेल वाली रिएक्शन याद है कि एक्सेल को अगर नाइट्रिक एसिड में डाल दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दिस इज मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, तो ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, एक तो बनेगा तुम्हारा सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्ट में दिमाग लगाओ, क्या बनेगा, कैल्शियम है और नाइट्रेट आयन है, तो कैल्शियम नाइट्रेट ही बनेगा यहाँ पर, CaNO3(2). और साथ में जब भी कुछ इस तरीके की रिएक्शन तुम्हें दिखे तो याद रखना CO2 गैस रिलीज होगी और यहाँ पर H2O बनेगा। अब CO2 गैस रिलीज हुई, मुझे कैसे पता, टेस्ट फॉर Ca2 वी हैव, तो ये है टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। याद रखना लाइम वाटर और स्लेग लाइम का फॉर्मूला सेम होता है। अब जरा सोचो कि ये मिल्की होता क्यों है, मिल्की होने का रीजन है इस कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट का बनना। अब ये जो व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बना, पानी के अंदर बना, तो कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे मिल्कीनेस आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर तुमने एक्सेस में CO2 पास ऑन कर दी तो ध्यान रखना ये जो मिल्कीनेस अभी बनी ना, ये डिसअपियर हो जाएगी। अब पता है ये डिसअपियर होगी क्यों, ये डिसअपियर यहाँ पर होगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल है तो यहाँ पर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस की तरफ, जो कि है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ले लेना है ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास ऑन होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा NaOH का, दैट इज योर कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो गैसेस इवॉल्व होंगी वो है H2 और Cl2। इजी था, है ना। अब लेते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की इंफॉर्मेशन कि ये कैसे बनेगा। तो अभी याद है थोड़ी देर पहले मैंने ना तुमसे एक क्वेश्चन किया था कि कहीं तो हमें CO2 को यूज करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के हीट होने से मिल रही है, यही तो यूज कर रहे हैं।
अब ये मेथड क्यों यूज किया जा रहा है? ताकि हम वॉशिंग सोडा बना पाए। बेकिंग सोडा एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा। तो ब्राइन सोल्यूशन या यूं कहें सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन पर जब CO2 और अमोनिया गैस पास ऑन करवाई जाती है तो फॉर्मेशन किसका होता है? NaHCO3 का, दैट इज योर बेकिंग सोडा, और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, अब इस NaHCO3 को जब तुम हीट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? Na2CO3 और साथ में H2O। बट तुम्हें तो वॉशिंग सोडा चाहिए था और अभी भी तुम्हें वॉशिंग सोडा नहीं मिला है, तो तुम्हें बनाना होगा इसका सोल्यूशन, इसका एक्वा सोल्यूशन, और उसका करना होगा क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे ही तुम Na2CO3 के एक्वा सोल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन कर दोगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Na2CO3। क्या ये वॉशिंग सोडा है? नहीं। क्रिस्टलाइजेशन किया ना तो .10H2O भी यहाँ पर आ जाएगा और ये है आपका एक्चुअल में वॉशिंग सोडा। करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो जिप्सम भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब तुम इसे हीट करोगे, देखो हीट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम होंगे। ये चीज हम जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा? CSO4.12H2O का, और बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है वाटर का वो कहाँ चला जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा। खत्म, सॉर्टेड। ठीक है। और इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं, अगर पीओपी पर पानी डाल दिया जाए तो सेट होके जिप्सम ही तो बनेगा। अब चलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की तरफ। तो देखो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा मेटल किस तरीके से पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है? तो सोडियम कोल्ड वाटर के साथ करेगा, विगरसली रिएक्शन करेगा, और यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड का, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी? होगी। सिमिलरली कैल्शियम भी रिएक्शन करेगा, लेकिन उतनी विगरस रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही होगी। ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। कोल्ड से ये नहीं करेगा, ये करेगा बॉइलिंग वाटर से, और बॉइलिंग वाटर से जब ये रिएक्शन कर रहा होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और जो गैस इवॉल्व होगी दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है आयरन और स्टीम की रिएक्शन, क्योंकि आयरन ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन कर रहा है ना बॉइलिंग वाटर से कर रहा है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये नहीं करेंगे। तो अगर ये स्टीम से रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर, हम इस रिएक्शन को यहां लिख लेते हैं कि आयरन जब स्टीम से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या होंगे? अब ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइम Fe2O3 नहीं, यहां बनेगा Fe3O4, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो देखो जब स्टीम आ जाए तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, बस ये ध्यान रखो। अब अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो क्या होगा? सोचो, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जैसा ही तो हो रहा है ना, तो बस वही है। तो यहाँ पर बन जाएगा एक सॉल्ट, दैट इज योर जिंक सल्फेट, और साथ में जो गैस इवॉल्व होगी वो है हाइड्रोजन गैस। करेक्ट। अब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेंगे क्या? सारे मेटल्स नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिंक है तो करेगा। एम्फोटेरिक वाली चीज याद रखना, तो यहां पर भी सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट यहां पर बनेगा, और साथ में इवॉल्व होगी, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं मेटलर्जी के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। देखो मेटलर्जी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर में आप हीट कर रहे हो, लेकिन किसे? सल्फाइड ओर्स के साथ हम यूजुअली यही चीज कर रहे होंगे, हम इन्हें रोस्ट कर रहे होंगे। तो अगर मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा? सबसे पहले तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी SO2 गैस। अब इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर तुम फर्दर हीट कर दोगे ना, तो यहाँ पर मर्क्यूरी और तुम्हें सेपरेटेड फॉर्म में यहाँ पर क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। मतलब हीट करने से हमारा काम यहाँ पर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, कॉपर सल्फाइड अगर है तो जब इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक्चुअल में रोस्टिंग हो रही है, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CO2 का। करेक्ट। और साथ में गैस कौन सी इवॉल्व होगी? दैट इज SO2। अब यहाँ पर ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना और ये जो कॉपर ग्लैंस है क्यूप्रस सल्फाइड, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या दे देंगे? तुम्हें सिंपली ये कॉपर दे देंगे, और कॉपर मिल गया और साथ में गैस इवॉल्व हो जाएगी SO2। ऑटो रिडक्शन भी इसे यहाँ पर कहा जाता है। आसान है। चलिए अब कैल्सिनेशन किसका करना होगा? कार्बोनेट ओर्स का। तो देखो यहाँ पर अगर कार्बन आ गया तो खुद दिमाग लगा लो, पहले तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन हो गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया और CO2 बाहर निकल गई। अब ये जो ZnO है, इससे तुम्हें मेटल चाहिए तो तुम एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लो ना।
कार्बन यहां पर इसे क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, फॉर्मेशन हो गया जिंक का और तुम्हें मिल गई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तुम्हें तो ये चाहिए था, हमारा टारगेट तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना था। अच्छा, यहां पर ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि एक थर्माइट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन में अगर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है तो फॉर्मेशन किसका होगा, Fe मतलब आयरन, और यहां पर एक और जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अक्सर, मतलब मैंने तो ये देखा है मैक्सिमम पेपर में एक क्वेश्चन आता ही है, एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन का। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड, कन्वर्ट करें इसे सैचुरेटेड में, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करा दी जाए। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग कार्बन चेन्स, कितनी भी कार्बन यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो, एल्काइल ग्रुप हम इसे कहेंगे। तो अब हाइड्रोजन को तुम्हें यहाँ पर सेटल करना है, कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, अब हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ आर लिख देते हैं हम, एक तरफ फिर से आर लिख देते हैं। अब एक बॉन्ड तोड़ के हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब ये कार्यक्रम किसके प्रेजेंस में हो रहा है, निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोजन एड ऑन हुआ है तो यही तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन। तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है एक हाइड्रोजन को हटा के। एक हाइड्रोजन को हटाया तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे, HCl। सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्योंकि देखो कंबशन रिएक्शंस बहुत आसान होती है, वो हमें आती हैं, है ना, CO2 और H2O निकलेगा, हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी। तो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर ले रही हूँ। अब बात करते हैं इथेनॉल की, जो कि सबसे ज्यादा दुख देता है। इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, कैसे होगा, एल्केलाइन KMNO4 ले लो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो और स्लाइटली इसे हीट करो। तो हीट करने पर ये जो इथेनॉल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखो। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पर क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। आसान है। चलिए, अब अगर इस इथेनॉल की रिएक्शन में Na के साथ करा दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगाना है, दैट्स इट। CH3CH2O Na, सिंपल, O माइनस Na+ की फॉर्म में यहां पर आ जाएगा, है ना, और बचा कौन, H2, खत्म, बन गया सोडियम इथॉक्साइड, यहां पे बन गया। अब ये है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। याद रखो, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को आपको रिमूव करना है। कैसे करें, तो ये रहा OH और एक हाइड्रोजन और उठा लो, यहां से उठा लो। एक हाइड्रोजन अगर उठ गई तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये बना CH2। समझ गए क्या बना, इथीन। और यहाँ पर आपने हटाया क्या है, वाटर। समझ गए ना। तो बस ऐसे ही तो हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, दैट इज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब दो बहुत crucial reactions, that's your esterification reaction and saponification reaction। तो esterification में तुम्हें सिंपली क्या बनाना है, एस्टर। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में से तुम क्या करो ना, CH3COO उठा लो और यहाँ पे C2H5 उठा लो, बचा क्या, H2O, उसको बाहर कर दो। तो मैंने जो जो तुम्हें बताया, CH3COO C2H5, ये पता है क्या बन गया, दैट्स योर एस्टर। और साथ में H2O को बाहर कर दो, यही तो एस्टर है। देखो, इथाइल इथेनॉइड भी कहते हैं हम इसे, यही तो फॉर्मूला बना है, बना दिया आसानी से। अगर इसी कंपाउंड पे NaOH पास ऑन करा दिया जाए या इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दी जाए तो क्या होगा, सेपोनिफिकेशन। यस, यहां पर आपको करना क्या है, देखो C2H5 उठा लो और यहां से OH उठा लो, इनको बाहर कर दो, बचे हुए जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें मिला दो, CH3COO Na, एक सोडियम सॉल्ट यहाँ पे बन गया है, दैट इज योर सोडियम एसिटेट बन गया। और साथ में जिन्हें हमने अलग किया था उनको भी बाहर हटा दो ना, C2H5OH, जादू, यहाँ पर तुम्हें इथेनॉल वापस मिल गया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारे लिए इक्वेशंस लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो तुम्हें पढ़ के जानी ही जानी है। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।